आज हम शुरू करते हैं अकाउंटेंसी। ये कॉमर्स वालों के लिए बड़े इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और जो नॉन कॉमर्स वाले हैं वो भी पढ़ते हैं इस चीज़ को। तो कहीं ना कहीं अगर नॉन कॉमर्स वाले आते हैं इसमें तो उनको भी अकाउंटेंसी पढ़ना पड़ता है। वो चाहे कोई भी कोर्स करते हो, सीए कर रहे हो, सीएमए फाउंडेशन कर रहे हो या आईकॉम 11th क्लास कर रहे हो, इन तमाम चीज़ों में एक विषय के रूप में अकाउंटेंसी हमारा होता है। अगर हम गौर से देखें अकाउंटेंसी को कि ये अकाउंटेंसी का जो वजूद है ये तब तक है जब तक हमारे दुनिया में ये व्यवसाय है। जब तक बिजनेस है तब तक अकाउंटेंसी है या इसकी अहमियत है। अगर संसार से, दुनिया से अकाउंटेंसी बिजनेस ख़त्म हो जाए इसका मतलब इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चाहे कोई भी हो, साइंस वाले हो, अगर बिजनेस करते हैं उनको अकाउंटिंग करना है, अपने बिजनेस का लेखांकन करना है, तो इस विषय की जानकारी ज़रूरी है। और बाकी जो कॉमर्स वाले हैं या प्रोफेशनल्स हैं इनको तो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। अब सवाल ये है कि है क्या चीज़, किस चीज़ को हम लोग अकाउंटेंसी कहेंगे। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं लेखा शास्त्र। तो बच्चों आप ऐसे समझो कि जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं कि अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स को हम लोग कहते हैं हिंदी में अर्थशास्त्र। ठीक, एक और शास्त्र है जिसको बोलते हैं नागरिक शास्त्र। तो नागरिक शास्त्र में हम लोग नागरिकों के बारे में पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र में हम लोग अर्थ धन संबंधी जानकारी लेते हैं। इसी प्रकार और भी शास्त्र हमारे हैं जैसे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, समाज शास्त्र, ये अनेक प्रकार के शास्त्र हैं। उसी प्रकार एक ये भी शास्त्र है अकाउंटेंसी, इसको हम लोग कहते हैं लेखा शास्त्र। तो बच्चों आप समझ गए कि ये शास्त्र जिस तरह से होते हैं उन्हीं शास्त्रों में से एक शास्त्र हमारा लेखा शास्त्र भी है या अकाउंटेंसी है। इसके बारे में हमें जानना है कितनी इसकी ज़रूरत है, क्यों इसकी ज़रूरत है। तो एक मोटी बात याद रखो आप कि जब तक दुनिया में व्यापार और बिजनेस रहेगा तब तक इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो कल्पना कर लो क्या दुनिया से व्यापार ख़त्म हो जाएगा? अगर दुनिया से व्यापार ख़त्म नहीं होगा बल्कि और बढ़ता जाएगा तो और बढ़ता जाएगा तो इसकी भी डिमांड बढ़ती जाएगी, इसमें एडवांसमेंट बढ़ता जाएगा इसका। तो व्यापार जब कभी ख़त्म नहीं होगा तो ये अकाउंटेंसी भी कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमें इस विषय को छोड़ना नहीं है, इस विषय को अच्छी तरह समझना है। तो मान लो आप कुछ नहीं जानते हो कि अकाउंटेंसी आखिर होता क्या है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इतनी तो बात समझ में आ रही है कि जब व्यापार होगा उसमें इसका काम है। तो कई लोगों ने इसको परिभाषित किया है, कई इंस्टीट्यूशंस हैं अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में अकाउंटेंसी को डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। हम सामान्य अर्थों में इतना कह सकते हैं कि ये जो अकाउंटेंसी है या लेखा शास्त्र है यह व्यापार की भाषा है। एकदम सामान्य परिभाषा बता रहे हैं, यह व्यापार की भाषा है। कह सकते हैं कि अकाउंटेंसी इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इस परिभाषा में क्या वर्ड आया है? एक तो अकाउंटेंसी वर्ड आया है और दूसरा लैंग्वेज वर्ड आया है और तीसरा बिजनेस वर्ड आया है। ये तीन शब्द आ रहे हैं। अकाउंटेंसी इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इस ये पता लगता है कि जब तक ये बिजनेस है तब तक अकाउंटेंसी के रूप में इस भाषा की ज़रूरत पड़ती रहेगी, अदरवाइज़ इस भाषा की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब हम बिजनेस का काम करते हैं, अकाउंटिंग करने चलेंगे तो हमें इस भाषा को सीखने की भी ज़रूरत है। इस भाषा को मैं बार बार भाषा पर जोर दे रहा हूँ, भाषा सीखने की ज़रूरत है। और ये किसकी भाषा है? एक सामान्य भाषा नहीं है, यह एक बिजनेस की भाषा है। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं भाषा पर। बच्चों आप भाषा जो सुनते हो, बार बार लैंग्वेज सुनते हो, आखिर वो भाषा किसको कहते हैं? तो हम कह सकते हैं कि भाषा एक चैनल है, भाषा एक लैंग्वेज है। इसको आप ऐसे समझो, अगर हम एक छड़ लेते हैं, एक लोहे के छड़ लेते हैं और इसके एक सिरे पर हीट देते हैं, लोहे के एक सरिया है, एक छड़ है जिसके एक किनारे पर हम हीट पैदा करते हैं और थोड़ी देर के बाद हम दूसरा किनारा भी टच करते हैं
थोड़ी देर बाद दूसरा किनारा टच करोगे तो देखना यहाँ पर क्या होगा, जो हीट हम यहाँ दे रहे हैं एक किनारे पर, वो थोड़ी देर बाद दूसरे किनारे पर हीट पहुँच चुका है। तो कैसे गया, हम तो हीट यहाँ दे रहे हैं इस किनारे पर, और वो दूसरे पे कैसे पहुँच गया, तो पहुँचेगा ज़रूर। ये जो हमारे जो माध्यम है, ये जो छड़ है, ये अणुओं से बना हुआ है और काफ़ी एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो सबने ट्रांसफ़र कर दिया। तो सीधी भाषा में कह सकते हैं कि एक किनारे का हीट दूसरे किनारे पर पहुंचाने के लिए बीच का एक चैनल चाहिए, बीच का एक कम्युनिकेशन चाहिए। ठीक यही कम्युनिकेशन चाहिए, इसी कम्युनिकेशन का नाम है लैंग्वेज। तो सीधे लोग कह सकते हैं कि लैंग्वेज इज़ अ चैनल, लैंग्वेज इज़ अ मीडियम बाय व्हिच somebody else communicate his ideas, his concepts to other। किसी भी इंसान के दिमाग में जो विचार पैदा होते हैं, जो आइडिया आते हैं, जो ख्याल पैदा होते हैं, तो सिर्फ वही जानता है, ये दूसरे को पता ही नहीं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। अगर उस अंदर चल रहे विचार को किसी भी तरह अगर दूसरों तक पहुंचा दे, तो ये जो दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिस साधन का वो इस्तेमाल करता है, अपने मन के अंदर उठते हुए विचारों को, ख्यालों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिस चैनल का प्रयोग करता है, उसी चैनल का नाम क्या है, लैंग्वेज है। अब वो लिख करके पहुंचाए तो वह भी लैंग्वेज है लिखित रूप में, या बॉडी के किसी संकेत करके पहुंचाए। मान लो किसी को प्यास लगी है, ये तो उसे ही पता है कि प्यास लगी है, सामने वाले को तो पता ही नहीं है। तो अगर वो प्यास लगी है इसको शब्दों में बोलता है, तो वो जो शब्द में जो बोला है वो दूसरों तक बात पहुंच जाएगी। तो कह सकते उसने लैंग्वेज का प्रयोग किया, तो दूसरा भी समझ जाएगा। अगर इशारा करता है कुछ ऐसे, तो जाहिर सी बात है पानी मांग रहा है वो, चाहे वो जिस तरह से करे। ज़रूरी नहीं है कि भाषा जो हमारी हो वो लिखित रूप में ही हो या शब्दों में ही हो। भाषा शब्दों में भी है, संकेत के रूप में भी है। किसी भी तरह कोई व्यक्ति अपने मन के विचारों को दूसरों तक यदि पहुंचा दे, तो जिस माध्यम से वो पहुंचाएगा उसी माध्यम को हम लोग कहते हैं लैंग्वेज। अब जरा यहाँ मैच कराइए, लैंग्वेज तो हम समझ गए। अब ये लैंग्वेज हमारे उर्दू हो सकते हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, अनेक प्रकार के लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और सारे लैंग्वेज हम लोग सीखते हैं। तो सारे लैंग्वेज सीखते हैं तो लैंग्वेज है क्या, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, माध्यम है, चैनल है। तो यहाँ पर कहा गया है कि अकाउंटेंसी इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पर बिजनेस की ये भाषा है अकाउंटेंसी, तो जाहिर है कि ये क्या, एक चैनल है, एक माध्यम है। और इस माध्यम मतलब ये अकाउंटेंसी एक माध्यम है, तो इसमें किस प्रकार का आइडियाज़, कंसेप्ट कम्युनिकेट करते हैं। इसमें जो बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस हैं या आइडियाज़ हैं या कंसेप्ट हैं, जो इसके यूजर्स हैं, जो इंटरेस्टिंग जो पार्टियां हैं जिनका इंटरेस्ट है बिजनेस में, उन तक इस भाषा के जरिए कंसेप्ट को पहुंचाया जा सकता है। तो जब आइडियाज़ हम कम्युनिकेट करते हैं जिस माध्यम से, उस माध्यम को लैंग्वेज कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पर जो अकाउंटेंसी है, यहाँ पर जो अकाउंटेंसी है वो एक माध्यम बन गया है। किसके माध्यम, तो बिजनेस के बारे में जो आइडियाज़, जो इन्फॉर्मेशंस हैं, आप कैसे औरों तक, या जो यूजर्स हैं, जो इंटरेस्टेड पार्टियाँ हैं, उन तक कैसे पहुँचाओगे। तो इस भाषा का सहारा लेना पड़ेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात तो समझ में आ गई कि अकाउंटेंसी जो है, ये लेखा शास्त्र जो है, यह सामान्य तौर पर एक भाषा जैसे ही है, बिल्कुल भाषा है। लेकिन गड़बड़ क्या है कि यह आम पब्लिक के लिए भाषा नहीं है, ये आम पब्लिक की भाषा नहीं, ये व्यापार की भाषा है। तो व्यापार है तो ये भाषा है, अगर व्यापार नहीं है तो इस भाषा की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि व्यापार का लाइफ कब तक है संसार में, जब तक ये संसार रहेगा व्यापार तब तक रहेगा, चाहे जैसा भी व्यापार हो। अगर व्यापार है तो इस लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ती रहेगी। इससे आपको पता चल रहा होगा कितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये। आगे देखते हैं कि जब ये लैंग्वेज हम सीख रहे हैं, यानी ये अकाउंटेंसी सीख रहे हैं, जब हम सीखते हैं, बिल्कुल अनजान आदमी है, तो जिस प्रकार कोई बच्चा, कोई भी आदमी जब कोई भाषा सीखने जाता है, जब कोई भाषा सीखना शुरू करता है, तो क्या सीखता है, हर भाषा के अपने अपने अक्षर होते हैं।
तो जो अक्षर पहले सीखता है, देखता है, उनको पहचान जाता है। अब कोई उर्दू सीखता है या कोई हिंदी सीखता है तो हिंदी में अक्षर हैं क, ख, ग। उर्दू में भी अपना उसके अपना लेटर है, अलिफ, बे, पे, इस तरह के आते हैं। तो बच्चे को भाषा सिखाने के शुरुआत करते हैं हम लोग उसके एक एक लेटर से या उसके अक्षर से। जब उसका ज्ञान हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं उसको अक्षर ज्ञान हो गया, यानी उस भाषा के अक्षर को पहचान लिया। जब अक्षर को पहचान लेता है भाषा सीखने के क्रम में, तो उन अक्षर को मिलाकर हम लोग वर्ड्स बनाते हैं। जब कई अक्षर को, कई लेटर्स को एक में मिलाते हैं, जब कई अक्षर को एक में मिलाते हैं तो अक्षर मिल करके वर्ड बनता है, और तब उस वर्ड को भी हम लोग सीखने वाले को बताते हैं। और जैसे ही वर्ड बनता है, कई अक्षरों के मेल से वर्ड बनते हैं, शब्द बनते हैं, इसको कहते हैं शब्द ज्ञान, यानी शब्दों का ज्ञान उसको सीखने वाले को हम लोग बताते हैं। इस प्रकार भाषा सीखने के क्रम में, भाषा सीखने के पोजीशन में अक्षर को सीखा, फिर अक्षरों से, अक्षरों के मेल से शब्दों को समझा, शब्दों को सीखा, और जैसे ही शब्द, हर शब्द का अपना कुछ न कुछ मीनिंग होने लगता है, और जब उन शब्दों को मिला देते हैं, कई शब्दों का प्रयोग करते हैं, उस प्रकार एक सेंटेंस बनता है। उसको हम लोग हिंदी में वाक्य कहते हैं या इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। तो भाषा सीखने वाला अक्षर सीखा, शब्दों को सीखा, और शब्दों के मेल से फिर वाक्यों को बनाया, और जैसे ही वाक्य बनाता है तो कुछ न कुछ आइडिया, कुछ कंसेप्ट वो कम्युनिकेट करने के पोजीशन में आ जाता है। अब अपने विचारों को उन वाक्यों के माध्यम से दूसरों तक कम्युनिकेट कर सकता है। तो जब ये भी भाषा है अकाउंटेंसी, ठीक इसमें भी हम लोगों को अक्षर ज्ञान की बात चलेगी, शब्द ज्ञान की बात चलेगी। शब्दों से कुछ और हम लोग बनाएंगे और उसे बनाकर हम बड़े आसानी से थर्ड पार्टीज़ को कम्युनिकेट कर सकते हैं। जब ये सीख रहे हैं लैंग्वेज, यानी अकाउंटेंसी जब सीख रहे हैं, तो अन्य भाषाओं की तरह इस भाषा में भी अपने शब्द हैं या लैंग्वेज है। एक चीज़ और बता दें कि करीब हर भाषा के अपनी लिपि है, हर भाषा के अपनी लिपि है, लेकिन अजीब दुर्भाग्य है कि यह भाषा होते हुए भी इसकी अपनी लिपि नहीं है। ये किसी दूसरे भाषा की लिपि लेता है और उसमें मतलब अपना निकलता है। ये दूसरे भाषा की लिपि, इंग्लिश से लिपि ले सकता है, हिंदी से ले सकता है, लेकिन जिस भाषा का ये लिपि लेगा उसका मतलब उस भाषा में नहीं निकलना है, उसका मतलब ये अपनी भाषा में निकालेगा कि हमारे भाषा में उसका क्या अर्थ होगा। तो हर शब्दों का मतलब अलग अलग हो सकता है। जिस भाषा का शब्द हम लेते हैं उसका मतलब उसी भाषा में ढूंढते हैं, और किसी दूसरे शास्त्र के वर्ड उठाएंगे और किसी अन्य शास्त्र में मतलब ढूंढेंगे तो फिर मतलब वो गड़बड़ होने लगेगा। अगर भौतिक शास्त्र हम पढ़ते हैं और उनके शब्दों का प्रयोग हम रसायन शास्त्र में करें, या भौतिक शास्त्र का शब्द का मतलब हम अर्थशास्त्र में ढूंढेंगे, या भौतिक शास्त्र के जो शब्द हैं उसका मतलब हम लेखा शास्त्र में ढूंढेंगे, तो ये मैच नहीं करेगा। जो शास्त्र हम पढ़ते हैं उस शास्त्र के शब्दों को समझते हैं, उसका मतलब समझते हैं, आप प्रयोग भी उसी शास्त्र के अंदर करते हैं, तभी जाकर ये कंप्लीट मतलब निकलेगा। एक भाषा का शब्द का दूसरी भाषा में जाकर खोजना वो मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज हमारे हैं, अर्थात ये जो अकाउंटेंसी है, जब भाषा इसको मान रहे हैं तो इसके अपने शब्द हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि इसकी लिपि अपनी नहीं है। तो यहाँ पर ये अपने अंग्रेजी से लिपि ले सकता है, लेकिन मतलब उसका अंग्रेजी में नहीं निकालना है, उसका मीनिंग इंग्लिश में नहीं निकालना है, उसका मतलब इस अकाउंटेंसी में क्या होगा, इस लेखा शास्त्र में क्या होगा, इसमें निकालना है। और ये किसकी भाषा है? व्यापार की भाषा है। यानी जो शब्दों का प्रयोग हम लोग करेंगे उन शब्दों का मतलब हम लोग अकाउंटेंसी में लेके आएंगे, और उस अकाउंटेंसी का लगाव किससे है? बिजनेस से है। तो पूरा ये चक्कर खाते रहेंगे हम लोग, बिजनेस में अकाउंटेंसी, बिजनेस में अकाउंटेंसी, यानी अकाउंटेंसी का संबंध बिजनेस से है, बिजनेस का संबंध अकाउंटेंसी है। इससे बाहर नहीं जाना हम लोगों को। जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे, चाहे वो इंग्लिश में लिखा गया हो या हिंदी में लिखा गया हो, वो लिपि है उनके इंग्लिश के,
या हिंदी के, लेकिन उसका मतलब जो है हम लोग निकालेंगे किस में, इस व्यापार की भाषा में निकालेंगे, क्योंकि हम लोग यही भाषा सीखने जा रहे हैं। तो इस भाषा में कुछ शब्द हैं, शब्द तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो आपके काम चलाने लायक शब्द हैं, जो बिल्कुल आपका पूरा से पूरा काम चल जाएगा, और आगे हम और सीखेंगे इस भाषा में। तो देखते हैं, शब्दावली की बात करते हैं। इस भाषा में जो मशहूर शब्द हैं, उस कहते हैं ना अकाउंटिंग टर्म्स, उसको कहते हैं हम लोग। ये अकाउंटिंग टर्म्स है या अकाउंटिंग जो शब्दावली है, और देखते हैं जो बार बार प्रयोग होता है इस भाषा सीखने के क्रम में। तो पहला शब्द हम उठाते हैं, चूँकि बिजनेस, कि आखिर ये बिजनेस वर्ड, देखो इंग्लिश में भले लिखा गया है, अगर इस इंग्लिश शब्द को आप हिंदी में बोलोगे तो बिजनेस का हम लोग व्यवसाय कह सकते हैं। तो हमने पूछा है कि बिजनेस क्या है, आप कहोगे व्यवसाय, तो फिर व्यवसाय क्या है, फिर कहोगे बिजनेस। तो बिजनेस भी बोल गए, व्यवसाय भी बोल गए, लेकिन समझ में आया नहीं, क्योंकि इसका मतलब हम नहीं समझ पाए। हम तो ट्रांसलेशन समझ रहे हैं, इसको ट्रांसलेट कर दिया हिंदी में, इसको अब हिंदी कहीं लिख दिया व्यवसाय, उसको ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में। तो यहाँ ना तो हम इंग्लिश सीख रहे हैं और ना हम हिंदी सीख रहे हैं। इंग्लिश भी एक भाषा है, हिंदी भी एक भाषा है, तो हम तो यहाँ इंग्लिश भी नहीं सीख रहे हैं, हम यहाँ हिंदी भाषा भी नहीं सीख रहे हैं। तो एक इंग्लिश वर्ड को दूसरे भाषा में कर रहे हैं आप। तो ये इंग्लिश में लिखा है बिजनेस, हिंदी में बोलना चाहेंगे व्यवसाय कह सकते हैं, व्यापार कह सकते हैं। तो व्यापार हिंदी भाषा के वर्ड हो गए, और इंग्लिश, ये बिजनेस इंग्लिश भाषा के। तो क्या हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो क्या हम हिंदी सीख रहे हैं, हम कुछ और भाषा सीख रहे हैं, यानी हम अकाउंटेंसी सीख रहे हैं, ये व्यापार की भाषा है। तो हमको इस भाषा में ना इसका मतलब चाहिए कि ये जो बिजनेस वर्ड है, भले ही अंग्रेजी में लिखा है तो क्या है, इस बिजनेस वर्ड का मतलब इस भाषा में, यानी अर्थात ये अकाउंटेंसी में क्या इसका अर्थ होगा। और ठीक उसी प्रकार प्रोप्राइटर, अगर प्रोप्राइटर हम अंग्रेजी में लिखते हैं तो हिंदी में इसको स्वामी कहते हैं। अब कोई कहता है प्रोप्राइटर का मतलब क्या है, तो स्वामी, स्वामी का मतलब क्या है, प्रोप्राइटर। दोनों वर्ड आपने इस्तेमाल कर दिया, दोनों, एक वर्ड हिंदी के हैं और दूसरा वर्ड अंग्रेजी के है, दोनों सुन लिया, मतलब फिर भी नहीं निकला। क्योंकि जो भाषा हम सीखने जा रहे हैं, जो भाषा हम पढ़ रहे हैं, उस भाषा में इसका मतलब क्या है ये निकालना है। क्योंकि ना तो हम हिंदी सीखने आए हैं, ना हम यहाँ पर इंग्लिश सीखने आए हैं, हम तो ये भाषा सीखने आए हैं। तो जो शब्द ज्ञान आप ले रहे हो, इस शब्द का ज्ञान इस भाषा में क्या होगा, हमें ये जानना है। तो हम देखेंगे हम लोग कि इन शब्दों का, बहुत सारे शब्द हैं, इन शब्दों का अपने इस व्यापार की भाषा में क्या मतलब होता है, ये हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पहले शब्द से परिचय कराते हैं। बार बार सुनते हैं बिजनेस, बिजनेस व्यापार, बिजनेस बिजनेस व्यापार। अगर हम लेखांकन की बात करेंगे, लेखा शास्त्र में आएंगे, तो इस लेखा शास्त्र में इस बिजनेस का क्या मतलब है, क्या अर्थ है, ये पहला शब्द आ गया। क्योंकि इस बिजनेस के ही ये लैंग्वेज है, तो जानना जरूरी है भाई कि बिजनेस है कौन, तभी तो जोड़ेंगे अकाउंटेंसी को उससे। ये बिजनेस की लैंग्वेज है, बिजनेस की भाषा है, तो हमको जानना पड़ेगा भाई बिजनेस है कौन, किसको बिजनेस कहा जाएगा। अगर हम बिजनेस तय कर लेंगे यस ये बिजनेस है, तब हम जोड़ सकते हैं जब ये बिजनेस है तो उसमें इसका क्या, ये अकाउंटेंसी का प्रयोग हम लोग करेंगे। देखते हैं बिजनेस सीधी भाषा में हम कह सकते हैं, लेखांकन के भाषा में कोई भी ऐसा कार्य, ध्यान से सुनिए, कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसे एक्टिविटी जो हम लाभ कमाने के मकसद से करते हैं, ध्यान रखना लाभ कमाना हमारा पर्पस है। कोई भी ऐसे कार्य या कोई भी ऐसी गतिविधि या एक्टिविटी, कुछ भी करते हो, फिजिकल करते हो, मेंटल करते हैं, कोई भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद यदि लाभ कमाना है, कि ये जो हम गतिविधि कर रहे हैं, जो एक्टिंग कर रहे हैं, जो एक्टिविटी कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उसका मकसद यदि लाभ कमाना है, तो उस एक्टिविटी को, उस कार्य को हम लोग बिजनेस कहेंगे। एनी एक्टिविटी, एनी वर्क डन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी, एनी वर्क डन, एनी एक्टिविटी डन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, एंड दैट एक्टिविटी इज नोन एज बिजनेस। आप कुछ भी कर लो, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, ये भी एक फिजिकल एक्टिविटी हो रही है आपकी। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, आपका मकसद क्या है? अगर आपका मकसद है हेल्थ इंप्रूव करना या इंटरटेनमेंट करना, तो मकसद बदल गया वहाँ पर। तो वो जो एक्टिविटी आप कर रहे हो,
एक्टिविटी है लेकिन वो बिजनेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका मकसद है वो मकसद है इंटरटेनमेंट या टाइम पास या हेल्थ इम्प्रूवमेंट, तो मकसद बदल गया। लेकिन यदि वही क्रिकेट आप खेल रहे हो, कहीं भी खेलो, अगर मकसद आपका लाभ कमाना हो जाए, कुछ अर्निंग प्रॉफिट हो जाए, तो जैसे ही मतलब इसका अर्निंग प्रॉफिट होगा तो वही एक्टिविटी जो पहले कुछ और था, यानी कि बिजनेस के रूप में नहीं था, तो क्या बन जाएगा, फ़ौरन वो बन जाएगा बिजनेस बन जाएगा। तो क्रिकेट आप खेल रहे हैं कहीं भी, यदि उस क्रिकेट खेलने का मकसद लाभ कमाना नहीं है तो सामान्य बात है वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। यदि वही क्रिकेट आप लाभ कमाने के मकसद से खेल रहे हैं तो क्या बन जाएगा, वो बिजनेस बन जाएगा। इसको आप ऐसे समझिए, अगर कोई डॉक्टर मेंटल एक्टिविटी करता है, पेशेंट को देखता है, एक पैसा भी नहीं लेता है, फ्री में देखता है, धर्मार्थ देखता है, ऐसा ही हेल्प करने के लिए देखता है, दवा लिखता है, नवज होता है, जो भी करता है सब ऐसे कर दिया, आपको सलाह दे दिया, ये दवाखाना आप चले गए, पर्ची लिख दिया, आपसे एक पैसा नहीं लिया, जो भी लोग आ रहे हैं किसी से कोई पैसा नहीं ले रहा है, तो उसने एक मेंटल एक्टिविटी किया है, लेकिन मकसद क्या था उसका, लाभ कमाना नहीं था। उसका मकसद कुछ और हो सकता है, धर्मार्थ हो सकता है, पुण्य कमाना हो सकता है। तो धर्मार्थ जो काम किया है, एक्टिविटी किया है, वो भले ही सामान्य एक्टिविटी है लेकिन वो बिजनेस नहीं कहलाएगा, वो प्रोफेशन नहीं कहलाएगा। लेकिन वही डॉक्टर, वही पर्ची, वही सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो कुछ ले रहा है रुपया, कुछ पैसा ले रहा है, कमा रहा है, तो जैसे ये कमाने की बात उसमें आएगी तो डॉक्टर की जो एक्टिविटी है, जो रोगी देखने का जो उसका प्रोसेस है, जो काम कर रहा है रोगी देखने का, वो काम क्या बन जाएगा, वो बिजनेस बन जाएगा। तो एक्टिविटी कोई भी हो, सिर्फ मकसद पर डिपेंड करता है कि एनी वर्क, एनी एक्टिविटी डन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग इनकम और फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, दैट बिकम्स बिजनेस। और जैसे ही वो बिजनेस बनेगा, आप जैसे ही तय करोगे कि ये बिजनेस है, तो फ़ौरन क्या इस्तेमाल करेंगे, अकाउंटेंसी। अगर बिजनेस वो नहीं है तो अकाउंटेंसी की भी ज़रूरत नहीं है, अगर वो बिजनेस है तो अकाउंटेंसी की ज़रूरत है, क्योंकि अकाउंटेंसी ही तो इसकी लैंग्वेज है बिजनेस की। अब बिजनेस जब है ही नहीं, हम तय ही नहीं कर पाए हैं, तो अकाउंटेंसी की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह से गहरा लगाव है दोनों का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिटरमाइन करेंगे, ये फिक्स करेंगे कि ये गतिविधि, ये काम क्या है, सिर्फ सामान्य काम है या बिजनेस है। बिजनेस कब है, आपका पर्पस क्या है करने का। जब पर्पस पर तय हो गया, निर्धारित हो गया कि लाभ कमाना पर्पस है, इनकम कमाना पर्पस है, बस फ़ौरन साबित हो गया बिजनेस है, ये बिजनेस है। और जब ये बिजनेस है तब वहाँ इस लैंग्वेज का प्रयोग करना ज़रूरी है, क्योंकि ये लैंग्वेज है ही बिजनेस के लिए। तो मुझे लगता है कि अब आप इस वर्ड को आप समझ चुके होंगे चीज़ को। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम कोई ऐसे काम करते हैं, ब्लड डोनेशन का काम करते हैं, हम लोग कहीं सिविल लगा रखे हैं कि ब्लड डोनेशन का काम कर रहे हैं, और ये ब्लड लेने का काम जो है गरीबों के हेल्प के लिए है, फ्री में देना है गरीबों को, जो बेचारे इस लायक नहीं है उनको हम दान कर रहे हैं। तो ये जो ब्लड डोनेट करने की जो एक्टिविटी है, जो वर्क है, वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। आज जब बिजनेस नहीं कहलाएगा तो इस भाषा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी वहाँ पर। यदि कहीं वही ब्लड डोनेट करने की एक्टिविटी अगर हमें पैसा कमाने के लिए है, लाभ लेने के लिए है, लाभ कमाने के लिए है, तो फ़ौरन क्या बन जाएगा, वो बिजनेस बन जाएगा। आज जब वो बिजनेस बन जाएगा तब तो हमें इस भाषा की ज़रूरत तो पड़ेगी पड़ेगी। तो जिस भाषा की ज़रूरत पड़ती है तो उस भाषा में हम कुछ भी अगर करना चाहेंगे तो सीखना पड़ेगा, और भाषा सीखने के लिए हमें शब्दों की ज़रूरत पड़ती है, और शब्दों का प्रयोग वाक्य में करते हैं तो वाक्य में प्रयोग करने के लिए शब्दों का मतलब हमें आना चाहिए। अगर शब्दों का अर्थ हम नहीं जानते हैं, शब्दों का अर्थ जानते हैं लेकिन गलत जानते हैं, अगर गलत जानते हो तो क्या होगा, जब वाक्य में प्रयोग करोगे उसका अर्थ नहीं आ पाएगा, वो गलत हो जाएगा अलग। अगर किसी ने शब्द का मतलब कुछ गलत समझ लिया, अंग्रेजी का एक वर्ड है मिल्क, अंग्रेजी भाषा का एक वर्ड है मिल्क, और इसका मतलब किसी ने हमको बता दिया, समझा दिया कि मिल्क का मतलब होता है पानी। क्या मतलब है इसका, मिल्क का मतलब किसी ने हमको बता दिया गलत, यानी पानी कह दिया। तो जब हमें मिल्क की ज़रूरत पड़ती है
या हमें क्या बोलेंगे, अगर पानी हम बोल दें कि हमको पानी दीजिए, दुकान पर जाते हैं कहते हैं हमको मिल्क के बदला हम उसको पानी मांग रहे हैं, तो हमारा मांगना, हम तो मिल्क मांग रहे हैं, लेकिन बताने वाले ने हमको क्या समझाया था, पानी, और जाके यही वो इस्तेमाल कर देगा, हमको पानी चाहिए। दुकान वाला क्या करेगा, यार पानी, अगर रोड जहाँ देखो छप्पा कर लो वहाँ पानी मिल जाएगा। तो ये गड़बड़ी क्यों हो रही है, दुकान वाला समझा ही नहीं, इसलिए नहीं समझा कि दुकान वाले ने असली मतलब समझा इसका और हम गलत मतलब समझ गए हैं। तो कितना इम्पोर्टेंट है ये, जब तक शब्दों का सही मतलब हमको नहीं आएगा तब तक उसका वाक्यों में जो प्रयोग करेंगे तो सही मीनिंग भी निकल के नहीं आएगा, तो पूरा कन्फ्यूज़न, भ्रमात्मक स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए आप लेखा शास्त्र के विद्यार्थी हैं, लेखांकन का काम करेंगे, पूरे बड़े बड़े बिजनेस का काम करना है, उसमें जो आइडियाज़ हैं, जो कंसेप्ट हैं, सरकार को चाहिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, सीएलबी को इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो हमारे टैक्स डिपार्टमेंट उसको चाहिए, जो यूजर्स हैं उनको चाहिए। आप इन्फॉर्मेशन कैसे कम्युनिकेट करोगे, आपको तो भाषा का ज्ञान ही नहीं है, उसका तो शब्दों का मतलब ही नहीं समझते हैं। शब्दों का मतलब अगर समझते हैं तो उल्टा पुल्टा समझते हैं, कौन सा शब्द कहाँ प्रयोग करना, जो अर्थ नहीं मालूम है तो कहीं का शब्द कहीं होगा। जहाँ मिल्क चाहिए वहाँ पानी वर्ड लगाएंगे, या पानी चाहिए वहाँ पर कुछ और वर्ड लगा देंगे, इस तरह उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है दोस्तों कि अगर इस भाषा को हमें सीखना है, सही सही सीखना है, सही कम्युनिकेट करना है, तो इन शब्दों का इस भाषा में क्या अर्थ होगा, पक्का अर्थ ये जानना पड़ेगा। तो एक शब्द का मतलब मैंने बता दिया, आप समझ गए होंगे। फिर आते हैं दूसरे शब्द पर। यह लेखांकन का शब्द है, ध्यान रखना, और ये लेखांकन का शब्द है, अकाउंटेंसी का शब्द है। इसका मतलब हम लोग यही निकालेंगे, इसका मतलब किसी दूसरे अर्थशास्त्र में मत चले जाना, इसका मतलब जाकर के भौतिक शास्त्र में मत खोजना, भौतिक शास्त्र में जाओगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल हम बताते हैं कि शब्दों का कितना महत्व है, इन शब्दों का सही माने जानना कितना इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक ऐसा कहें कार्य, ये कार्य एक शब्द है, ठीक है, लिपि इसके हिंदी लिपि है, अंग्रेजी में हम लोग वर्क कह सकते हैं, अंग्रेजी भाषा में ये लिपि हम यूज़ कर सकते हैं वर्क। तो चाहे अंग्रेजी में यूज़ करें ये वर्ड, चाहे हिंदी में करें, अगर इन शब्दों को हम इसमें लेकर आएंगे अकाउंटेंसी में, तो इसका मतलब हम लोग इस भाषा में खोजेंगे। अब अलग अलग भाषा में अगर इस कार्य को आप भौतिक शास्त्र में जाएंगे, फिजिक्स में, तो कार्य सामान्य भाषा वाले, साइंस वाले कहते हैं कि किसी वस्तु पर यदि बल लगाया जाए तो बल लगाने की दिशा में वस्तु खिसक जाए, अपनी जगह से विस्थापित हो जाए, तब वो कहते हैं भौतिक शास्त्री कि वो कार्य हुआ, वर्क हुआ। अब बल लगा दे लेकिन वो वस्तु खिसके नहीं वहाँ से, तब क्या बोलेंगे भौतिक शास्त्री, वो कहेंगे कार्य नहीं हुआ। ये भौतिक शास्त्र बतला रहा है, ये हम नहीं बता रहे, ये भौतिक शास्त्र है, वो भी ज्ञान का एक शास्त्र है। तो वो ज्ञान का शास्त्र का जो शब्द है वर्क, वो कह रहा है कि किसी वस्तु पर बल लगाने से यदि वो वस्तु बल की दिशा में खिसक जाए तो कहेंगे कार्य है, और कहीं नहीं खिसके तो कार्य नहीं है। जरा देखिए, आप भौतिक शास्त्री हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, साइंटिस्ट बन गए, और हमारे दफ्तर के सामने अगर एक दरवान रख देते हैं, हम कंपनी के गेट पर एक दरवान खड़ा है, टूल पर बैठा है चाहे खड़ा है डंडा लेकर के, दिन भर खड़ा रहता है, क्या उसने कहीं बल लगाया? आप बोलोगे कि नहीं लगाया। क्या उसने कोई वस्तु खिसकाया बल लगा के? आप बोलोगे नहीं किया। इसका मतलब भौतिक शास्त्र में क्या नहीं हुआ, कार्य नहीं हुआ। तो वर्क नहीं हुआ, इसका मतलब जब महीना पूरा होगा तो क्या उसको सैलरी नहीं दिया जाएगा? अगर लॉजिक लगाओगे कि नहीं, उसने तो पूरे महीना भर किसी वस्तु पर बल नहीं लगाया, खिसकाया नहीं है, इसलिए उसने कार्य ही नहीं किया, तो नो वर्क नो पेमेंट। वो बेचारा नहीं पढ़ा लिखा है या कम पढ़ा लिखा है, वो फिजिक्स उसको नहीं पता है, उसको अकाउंटेंसी भी नहीं पता है, क्या वो मानने को राजी है कि उसने काम नहीं किया है? आपसे लड़ बैठेगा। आप कहोगे, ये किताब खोल कर दिखाओगे, देखो जी क्या लिखा है फिजिक्स में, ये लिखा हुआ क्या है भाई, किसी वस्तु पर बल लगाने से खिसकने से काम होता है, आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, कार्य नहीं हुआ, इससे पेमेंट नहीं देंगे। वो बंदा मान नहीं सकता है और आपको घसीट कर ले जाएगा, अदालत तक लेके जाएगा। गड़बड़ कहाँ है?
आप पढ़े लिखे आदमी है, वो बेचारा बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा है या बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी है, तो गड़बड़ी है क्या? वो कह रहा कि नहीं हमने कार्य किया, 1 महीना काम किया आपके यहाँ, आप करो कि बिल्कुल ही काम नहीं किया। गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ यहाँ है कि आप जिस शास्त्र में काम का मतलब बता रहे हो उस शास्त्र का नाम है भौतिक शास्त्र। आपको भौतिक शास्त्र का ही ज्ञान है, बहुत थोड़ा सा ज्ञान है, और वो काम है वो दूसरे शास्त्र में काम है। एक और शास्त्र का नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, वो अर्थशास्त्र में कार्य है। तो भौतिक शास्त्र को वहाँ छोड़ दीजिए और अर्थशास्त्र जब आएंगे तो कार्य तो है, तो पेमेंट करना पड़ेगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखा एक शब्द को अलग अलग चीज़ों में, जिस शास्त्र का शब्द हम उठाते हैं उसका मतलब उसी में ढूंढते हैं, अगर दूसरे में ले गए तो मतलब उसका निकल नहीं पाएगा। जैसे यहाँ पर आपने वर्क का मतलब कहाँ ढूंढ रहे थे? भौतिक शास्त्र में ढूंढ रहे थे, इसलिए नहीं निकल पाया। अब इसको उठाकर आप लेकर चलोगे अर्थशास्त्र में तो पक्का मतलब निकल जाएगा। वहाँ डिफाइन किया गया, कोई भी फिजिकल कार्य करे या मेंटल कार्य करे, मानसिक रूप से कोई भी कार्य करे, उसका मतलब है वो कार्य कर रहा है। कोई गतिविधि करे, मानसिक करे, सामान उठाए या चुपचाप बैठा रहे, दिमाग उसका ठीक है तभी तो आपने दरवान बना कर रखा है उसका। अगर वो पागल होता थोड़ा रखते आप उसको। यानी मानसिक काम तो कर रहा है, वॉचमैन का काम कर रहा है, वॉचिंग कर रहा है। इस प्रकार उसने कार्य किया, अर्थशास्त्र में उसने काम किया। तो एक शास्त्र का जो मतलब जो वर्ड है दूसरे शास्त्र में लेकर ढूंढोगे नहीं निकलेगा मतलब, और बिल्कुल गड़बड़ कर देगा। ठीक यही बात है, लेखा शास्त्र के जो वर्ड हैं अगर इसके शब्द का मतलब किसी दूसरे शास्त्र में लेकर निकालना चाहोगे तो नहीं निकलेगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो कोशिश करना कि जब हम लोग ये शास्त्र सीखेंगे, ये शास्त्र लिखेंगे या इसमें कोई भी गतिविधि काम करेंगे तो इसमें इसके शब्द का मतलब इसी में निकालेंगे, उसका मतलब किसी दूसरे शास्त्र में नहीं जाना। अब ये नहीं कि इनके शब्द हैं उसका मतलब कि व्यवसाय का मतलब हम लगे ढूंढने भौतिक शास्त्र में, व्यवसाय का मतलब हम अर्थशास्त्र में, अलग अलग हम तो पढ़ रहे हैं ये शास्त्र, इस वर्ड का मतलब इसमें लेकर चलेंगे, बस जो अर्थ निकलेगा उसी का काम करना है हमें, दूसरे में जाना नहीं है। तो शब्दों का महत्व आप समझ रहे हैं चीज़ का कितना इंपॉर्टेंट मतलब है इसका इस लैंग्वेज के लिए। दूसरे शब्द में आते हैं, दूसरा शब्द है प्रोप्राइटर, अंग्रेजी में लिखा है। चूँकि अकाउंटेंसी के अपने लिपि तो है नहीं, बेचारा उसके अपने लिपि होते तो अपने लिपि में लिखता, लेकिन लिपि उसके अपने नहीं है इसलिए अंग्रेजी से ले लिया ये प्रोप्राइटर। अब इसको हिंदी लिपि में लेके जाएंगे तो बन जाएगा स्वामी, मालिक। तो ना तो हम हिंदी पढ़ रहे हैं ना हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब निकालेंगे हम इस भाषा में, भले लिपि किसी और की है तो क्या है, मतलब निकालेंगे हम लोग यहाँ पर। ये जो स्वामी है या जो प्रोप्राइटर है उस व्यक्ति को कहा जाता है, उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी व्यापार में यानी कि बिजनेस में जो काम हो रहा है लाभ कमाने के लिए, उसमें अपने संसाधनों को इन्वेस्ट करता है। वह व्यक्ति, वह आदमी जो अपने संसाधनों को व्यापार में इन्वेस्ट करता है, लाभ कमाने के लिए करता हो, चाहे जिस चीज़ के लिए करता हो। कौन है जो बिना लाभ कमाने के लिए करेगा? जो व्यापार में अपने संसाधनों को, अपने रुपये पैसे को इन्वेस्ट करता है और जो भी व्यापारिक रिस्क है उस सारे रिस्क को, सारे जोखिमों को वहन करता है, उठाता है। सारे जोखिमों को उठाया, व्यापार के वर्तमान जोखिम, भविष्य में होने वाले जोखिम और भी कोई जोखिम अगर इसमें है वो सबको उठाता है और अपने रिसोर्सेज को अपने पॉकेट से इसमें लगाता है और पूरा रिस्क लेता है। तो उस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं प्रोप्राइटर या ऑनर भी कह देते हैं, यानी स्वामी। तो वह व्यक्ति जो अपने संसाधनों को व्यापार में लगाता है और सारे रिस्क को उठाता है वो कहलाएगा प्रोप्राइटर। अगर किसी व्यापार का मैनेजर है, काम किया, उसको तनख्वाह मिला, व्यापार अगर मान लो कि डूब जाए, लॉस हो जाए, ये बहुत बड़ा रिस्क है। तो अगर लॉस हो जाए तो क्या वो मैनेजर उठाएगा आकि उसका मालिक उठाएगा? और मैनेजर नहीं उठाएगा, इसलिए वो मालिक नहीं है। मालिक होने के लिए, प्रोप्राइटर होने के लिए सारा रिस्क भी उठाना है और अपने जेब से अपने संसाधनों को उसमें इन्वेस्ट भी करना है। बात समझ में आ चुकी होगी।
तो ये हो गया हमारे प्रोप्राइटर, ये मालिक हैं, ये ऑनर हैं या स्वामी हैं। तो ये दो शब्दों को हम लोग समझ गए और दोनों का आपस में संबंध है। ये प्रोप्राइटर बिजनेस में अपने संसाधन न लगाकर अपने परिवार में लगा देता है, तो फिर यहाँ पर ये प्रोप्राइटर शब्द नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है कैपिटल। कैपिटल को अगर हम ऐसे शब्दों के बखान करें तो कैपिटल को हिंदी में आप लेके आओगे तो कैपिटल का मतलब बड़ा भी होता है। कैपिटल का मतलब बड़ा, कैपिटल का मतलब राजधानी, कैपिटल का मतलब एक प्रकार के पनिशमेंट है, और कैपिटल का मतलब पूंजी। अब कौन सा वर्ड इस्तेमाल करें, कौन सा ऐसा वर्ड है, राजधानी, बड़ा, पूंजी, कौन ऐड करता है किससे, बिजनेस से, अब तो पूंजी। तो ये जो पूंजी शब्द है हिंदी में या अंग्रेजी में कैपिटल है, जो बिजनेस से जुड़ता है, तो ठीक है हिंदी में चाहे अंग्रेजी में कह तो दिया, लेकिन रियल अर्थ इस लैंग्वेज में क्या होगा। अगर हम लेखा शास्त्र सीख रहे हैं, व्यापार की भाषा सीख रहे हैं, तो उस भाषा में इस शब्द का क्या मतलब होगा। तो किसी भी व्यापार का जो स्वामी है, सुनिए, किसी भी व्यापार का जो मालिक है, जो स्वामी है, वो जो कुछ व्यापार का मालिक या व्यापार का स्वामी जो कुछ अपने निजी, जो उसके अपने हैं, निजी का मतलब कानूनी रूप से जो उसका अपना है, जिस साधन का वो कानूनी रूप से मालिक है, किसी दूसरे का साधन नहीं, जिस साधन का, संसाधन का वो कानूनी रूप से स्वामी है, मालिक है, अगर उन संसाधनों को व्यापार में लगा देता है, कुछ भी लगा दे, टेबल, कुर्सी, गाड़ी, कैश, कुछ भी लगा दे, व्यापार का मालिक यानी प्रोप्राइटर, ऑनर, अपने निजी संसाधनों का कुछ भी अगर व्यापार में लगा देता है, तो जो कुछ उसने लगाया है उसका जो मॉनेटरी वैल्यू आएगा, वह मॉनेटरी वैल्यू क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। ध्यान रखना है कि उसका अपना होना चाहिए। अगर पिताजी का लेकर लगा दिया, तो अगर पिताजी से 1 लाख रुपया मांग के व्यापार में लगा दिया, तो पिताजी से जो मांगा हुआ है वो उसका अपना तब तक नहीं है जब तक पिताजी जिंदा है। वो बाद में मांग सकते हैं कि मेरा पैसा दो वापस लिया करके, लेकिन किसी और का है, इसलिए उसको हम लोग कैपिटल नहीं कहेंगे। हाँ, अगर वही पिताजी कह दें कि जाओ तुमको दे दिया, मेरे को वापस मत करना, तो जैसे ही ये वर्ड आएगा, इसका मतलब उस 1 लाख का मालिक अब ये स्वयं हो गया और वो 1 लाख रुपया इसका हो गया और इसने व्यापार में लगा दिया। तो जैसे ये अपना कुछ भी लगाएगा, बार बार मैं अपना शब्द जोड़ डाल रहा हूँ, व्यापार का मालिक अपना, जो उसके अपना है कानूनी रूप से, वो जो कुछ कुर्सी, टेबल, बेंच, माल, रुपया, कैश, कुछ भी, गाड़ी, बंगला, ज़मीन, कुछ भी लगा दे व्यापार में, तो उसका जो मॉनेटरी वैल्यू होगा, जो मौद्रिक मान होगा, उसको हम लोग कहेंगे कैपिटल। अगर से अपने दोस्त से मांग लिया, कोई आदमी है, मान लेते हैं कोई मिस्टर एक्स है, इसके पास 5 लाख रुपया बैंक बैलेंस इसका अपना है, उस पर किसी और का हक नहीं है, तो 5 लाख जो है अपना लगा दिया, कम पड़ रहा कैश। अपने मित्र से, वाई से इसने 2 लाख रुपया ले लिया, ताकि 2000 व्यापार शुरू करने जा रहे हैं। इस प्रकार 5 लाख और 2 लाख मिलकर कितने हो गए, 7 लाख व्यापार में लगा दिया। तो 7 लाख व्यापार में रुपया लग तो गया है। अगर कोई पूछता है कि भाई आपके व्यापार में कैपिटल कितना लगा, तो ये जो विद्यार्थी है अकाउंटेंसी सीखने वाला, उसको पूछोगे कि भाई आपके व्यापार में कैपिटल कितना लगा है, तो बड़े क्लियर बताएगा, अगर उसको कैपिटल का अर्थ मतलब है तो। व्यापार के मालिक ने जो कुछ अपना लगाया है वो कैपिटल कहलाएगा। तो व्यापार का मालिक यहाँ पर एक्स है, ये अपना कितना लगाए, ये अपना लगा दिए हैं 5 लाख, तो कहेंगे व्यापार का कैपिटल कितना है, 5 लाख। तो फिर सवाल उठता है, तो ये 2 लाख क्या है, ये 2 लाख कैपिटल नहीं है, ये लोन है, ये कर्जा है, ये ऋण है, ये ऋण है। तो कह सकते हैं कि व्यापार में जो है कैपिटल है 5 लाख और लोन है कितना, 2 लाख। क्योंकि लोन शब्द भी आएंगे बाद में कि लोन हम लोग किसको कहेंगे, यहाँ सिर्फ हम कैपिटल बता रहे हैं। अगर इस व्यापार के मालिक ने, एक और एग्जांपल लेते हैं, यदि व्यापार के मालिक ने
वही नाम रखते हैं, व्यापार के मालिक एक्स हैं, इनके नाम से एक बिल्डिंग है, तो जो इनके नाम से एक बिल्डिंग है 20 लाख की बिल्डिंग है, बड़ा व्यापार खोल रहे, 20 लाख का बिल्डिंग लगा दिया इसमें। एक बेचारे का पर्सनल कार है, उस कार को भी व्यापार में यूज़ करना शुरू कर दिए। चलो मान लेते हैं कि 5 लाख की कार है, ये भी व्यापार में यूज़ कर रहे हैं। और इन्होंने बैंक बैलेंस इनका जो है उसको भी रख दिया इसमें, 2 लाख बैंक बैलेंस है, और कुछ कैश लगा दिया इन्होंने, कैश लगा दिया मान लो कि 1 लाख। अब यहाँ देखने वाली बात है कि व्यापार में क्या क्या इन्होंने अपना लगाया। तो व्यापार में इन्होंने अपनी बिल्डिंग 20 लाख की लगा दी, उसमें व्यापार चल रहा है इनका। अपनी कार जो पर्सनल यूज़ कर रहे थे, अब उसको व्यापार के पर्पज़ से, भले यही चलेंगे, यही उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन व्यापार के पर्पज़ से व्यापार में डाल दिया। उसका वैल्यू कितना था? 5 लाख। और जो बैंक बैलेंस था उसको भी इन्होंने व्यापार में ट्रांसफ़र कर दिया, व्यापार के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो है 2 लाख। और कैश पड़ा था घर में, वो भी लेके लगा दिया इस पर। तो व्यापार में व्यापार के मालिक ने अपना क्या लगा दिया, तो सबको जोड़ लीजिए, सबका जो मॉनेटरी वैल्यू आएगा वही क्या कहलाएगा? कैपिटल। हमने कहा था व्यापार का मालिक जो कुछ, माने कुछ भी जो उसका अपना हो, व्यापार का मालिक कुछ भी जो कुछ जिसका उसका अपना हो लगा दे व्यापार में, तो उसका जो मॉनेटरी वैल्यू आएगा वही क्या होगा? व्यापार के कैपिटल होगा। जोड़ते हैं 25 2 27 1 28 लाख तो लगा है, लेकिन अभी कम पड़ रहा। बैंक से लोन ले लिया इन्होंने, बैंक लोन हो सकता है कि ले लिया हो 3 लाख। कितना लग गया व्यापार में? अब इनका लग गया प्लस 3 लाख और 30 लाख तो लग गया। तो 30 लाख इस व्यापार में लगा है, बिजनेस में। तो जो प्रोप्राइटर है, जो मालिक है, उसका अपना कितना लगा हुआ? उसका अपना इसमें लगा है 27 लाख का। 27 कैसे? 28 लाख का। 5 27 1 28, थोड़ा सा इसमें ठीक कर लें। 2 लाख बैंक से लोन लिया, तो उसका अपना जो निजी इसमें लगा है धन या रिसोर्सेज, वो है 28 लाख। और 2 लाख उसने बैंक से लोन लेके लगा दिया उसमें। तो जो उसका अपना है व्यापार में जो लगा है वो कहलाएगा कैपिटल, और जो दूसरों से लिया है व्यापार में लगा वो कहलाएगा लोन कहलाएगा। ये दोनों एक नहीं मानना है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो शब्दों को हमने अलग अलग कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप कैपिटल का मतलब समझ गए होंगे कि व्यापार का मालिक अपना निजी जो कुछ लगा दे वो सब का सब क्या है? कैपिटल है। और जिस पर उसका अपना अधिकार नहीं है। एक एग्जाम्पल और समझिए, चूँकि समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैपिटल व्यापार का एक अहम हिस्सा है। बार बार कैपिटल वर्ड हम लोग बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, लिखते हैं, वहाँ इस्तेमाल करते हैं। इन शब्दों का लास्ट तक, फाइनल अकाउंट तक हम लोग जाएंगे और वहाँ भी कैपिटल वर्ड आएगा, इसलिए इसका समझना बहुत ज़रूरी है। मिस्टर एक्स ने अपनी पत्नी से, जो स्त्री धन है, स्त्री धन का मतलब उसके मायके से मिला, उनका अपना निजी है पत्नी का, तो पत्नी से 10 लाख रुपया ले लिया और पापा से 1 लाख रुपया ले लिया और 11 लाख रुपया बिजनेस में लगा दिया। अब फिर सवाल उठता है कि इस बिजनेस में 11 लाख लग तो गया है, तो आखिर इस बिजनेस में कैपिटल कितना है? जवाब होगा इस बिजनेस में कैपिटल है ही नहीं, क्योंकि जो स्त्री धन वाला रुपया है इनका अपना निजी नहीं है, और जो पापा वाला 1 लाख वो भी इनका अपना निजी नहीं है। ये दोनों, पापा वाला भी और वाइफ वाला भी क्या माना जाएगा? लोन जैसा माना जाएगा। यानी कह सकते हैं कि इनके 11 लाख जो लगा है इसमें वो लोन है। 10 लाख इनके वाइफ्स लोन है और 1 लाख पापास लोन है। 11 लाख लोन लगा हुआ, बिजनेस चल रहा है। अलग बात है बाद में लौटाएंगे कि नहीं, जब तक अकाउंटेंसी में व्यवहार किया जाएगा इसको लोन जैसा ही व्यवहार किया जाएगा। और जब इनका अपना कुछ होगा जो लग जाएगा व्यापार में, वो कैपिटल कहलाएगा। इसको थोड़ा सा टर्निंग लेते हैं। अगर पत्नी को मतलब नहीं है 10 लाख से, कहा कि नहीं कोई बात नहीं, हटाइए, हमको नहीं चाहिए, तो जैसे ही ये वर्ड आएगा पत्नी की तरफ से कि हमको नहीं चाहिए, इसका मतलब इसका मालिक कौन बन जाएगा?
तो फौरन ये मालिक बन जाएंगे, उस 10 लाख के रिसोर्सेज का मालिक एक्स बन जाएंगे। और जब एक्स बन जाएंगे तो उस मालिक का 10 लाख लगा हुआ इसमें माना जाएगा। तब क्या होगा, तब वही 10 लाख फिर अब वो लोन से कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सब मिलाकर बात एक ही निकल रही है कि व्यापार का जो मालिक है, जो प्रोप्राइटर है, अपना निजी जो कुछ भी लगा देगा, कुछ भी लगा दे जो उसका अपना हो, कानूनी रूप से अपना होना चाहिए। वो कहीं से भले गिफ्ट मिल गया हो तो जैसे उसको गिफ्ट मिलेगा उसका अपना हो जाता है। अब गिफ्ट देने वाला थोड़े कहेगा कि भाई हम दिए वापस कीजिए, गिफ्ट दे दिया वो ख़त्म, जिसको दिया वो मालिक बन जाता है। और वो मिला हुआ गिफ्ट वो जहाँ लगा दे, व्यापार में लगा दिया उसने, तो कैपिटल कहलाएगा उस चीज़ को। इस प्रकार ये वर्ड हमारा क्लियर है, कैपिटल। कैपिटल वर्ड हम लोग समझ गए, अब भूलने की कोई इसमें गुंजाइश नहीं है। कैपिटल का अर्थ हम लोग यही निकालेंगे किस में, अकाउंटेंसी में क्या मतलब होता है। अब ये कैपिटल, ये राजधानी, ये सब वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे इसमें, इसका माने वहाँ खींच के लेके नहीं जाना। लोन एक अलग चीज़ है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं चौथा वर्ड। बहुत सारे वर्ड्स हैं, एक एक वर्ड में बताऊंगा ताकि पूरी बात समझ में आ जाए। और जैसे ही इन शब्दों का ज्ञान आपका हो जाएगा, शब्दों का ज्ञान होते ही आपकी इस भाषा का ज्ञान हो जाएगा, बड़े इजी आसान तरीके से होगा। तो आइए, अगला शब्द हमारा है ड्राइंग्स। इसको अगर हिंदी में कहना चाहोगे तो उसको लोग कहते हैं निकासी। निकासी, जो हम निकाल लेते हैं कुछ रुपया पैसा, उसको निकासी कहते हैं, विथड्रॉल। अब ये जो ड्राइंग है, एक और हिंदी है इसके, आहरण। आहरण कहिए, निकासी कहिए, सब हिंदी टर्म है। और अंग्रेजी में ड्राइंग कहिए। तो ना हम अंग्रेजी सीख रहे हैं ना हम हिंदी सीख रहे हैं, हम तो भाई अकाउंटेंसी सीख रहे हैं, हम तो लेखा शास्त्र सीख रहे हैं। तो इन शब्दों का मतलब लेखा शास्त्र में क्या निकलेगा, हम वही निकाल रहे हैं चीज़ को, क्योंकि हमें इसी भाषा को सीखना है। तो ड्राइंग क्या है इस भाषा में, जब व्यापार का मालिक, फिर वही वर्ड आ रहा है, जब व्यापार का मालिक या व्यापार का स्वामी अपनी निजी ज़रूरतों के लिए, निजी उसका जो अपना है, पर्सनल या घरेलू ज़रूरत, घरेलू में पूरा परिवार आ गया उसका, अपने निजी ज़रूरतों के लिए या अपने घरेलू ज़रूरतों के लिए या अपने सामाजिक ज़रूरतों के लिए, सोशल नीड्स या डोमेस्टिक नीड्स या पर्सनल नीड्स। व्यापार की नीड नहीं, व्यापार की भी नीड होती है, व्यापार की भी नीड होती है, हम यहाँ व्यापार का वर्ड नहीं लगाए। उसके पर्सनल नीड्स हैं या उसके पारिवारिक डोमेस्टिक नीड्स हैं या कोई सोशल नीड्स हैं। अगर इन नीड्स, इन ज़रूरतों के लिए, इन निजी ज़रूरतों के लिए व्यापार से यानी बिजनेस से वो कुछ भी निकाल सकता है, अगर कुछ भी निकाल ले व्यापार से, तो जो कुछ निकाला है, सामान निकाले, कैश निकाल ले, गाड़ी निकाल ले, जो कुछ निकाल ले, और काहे लिए निकाला है, वो पर्सनल यूज़ के लिए निकाला हो या परिवार के यूज़ के लिए निकाला हो या कोई सामाजिक ज़रूरत है उसके लिए निकाला हो, तो जो कुछ निकाला है उसका जो मॉनेटरी वैल्यू आएगा उसको हम लोग ड्राइंग्स कहेंगे। इसका पक्का ध्यान रखना है। यदि हमारा व्यापार चल रहा है, कपड़े का व्यापार है, मान लो कपड़े का व्यापार है और घर में शादी पड़ी है और इस व्यापार अपना है, कपड़े का चल रहा है, कहीं से खरीदेंगे, लोग आते जाते हैं, कपड़ा देते हैं, हम लोग उसमें कपड़ा का यूज़ करते हैं। तो बजाय कहीं और से कपड़ा लेने का, अपने कपड़े के व्यापार से 2 लाख का कपड़ा निकाल लिया। क्यों निकाला, तो पारिवारिक ज़रूरत है या सामाजिक ज़रूरत है। और 50,000 कैश निकाल लिया व्यापार से, काहे लिए निकाला, शादी में यूज़ करना है, तो शादी इनके सामाजिक या पारिवारिक ज़रूरत है। तो 2 लाख का कपड़ा निकाला, अब 50,000 कैश निकाला, कहाँ से, व्यापार से। क्यों निकाला, तो उसकी निजी ज़रूरत है निकालना। तो ये मिलकर 1.5 लाख हो गए। तो कहेंगे कि यहाँ पर ड्राइंग जो है वो 1.5 लाख रुपया है। तो कह सकते हैं व्यापार का मालिक या व्यापार का स्वामी अपनी निजी ज़रूरतों के लिए या घरेलू ज़रूरतों के लिए या सामाजिक ज़रूरतों के लिए व्यापार से जो कुछ भी निकाल लेता है, उसका जो मॉनेटरी वैल्यू है वो कहलाता है क्या, ड्राइंग कहलाता है। इतना ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखिए, अगर मिस्टर एक्स हैं
ये व्यापार के मालिक हैं, स्वामी हैं। इनका भाई जो है लंदन में पढ़ता है और उसे पढ़ाई के दौरान उसे खर्च की ज़रूरत पड़ती है, वो पैसा मांगता है इनसे। इन्होंने फटाफट व्यापार से रुपया निकाला और ट्रांसफ़र कर दिया, वहाँ पर 2 लाख रुपया भेज दिया। इन्होंने व्यापार से निकाला, बिजनेस से निकाला, व्यापार के मालिक हैं, और अपने भाई के पास लंदन भेज दिया। व्यापार से निकाला, क्या ये ड्राइंग है? पक्का ड्राइंग है, क्योंकि भाई को पढ़ाना लिखाना पैसा भेजना इनकी पारिवारिक ज़रूरत है, उससे व्यापार का कोई मतलब लेना देना नहीं है। तो पारिवारिक ज़रूरत के लिए इन्होंने व्यापार से जो कुछ निकाला वो क्या कहलाएगा? ड्राइंग कहलाएगा। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। लोग चंदा काटने आते हैं, कई बार दुकान पर देखा हो कि लोग चंदा उन्दा काटने चले जाते हैं, तो फ़ौरन अपने ड्रॉवर खींचे और उसमें से 151 रुपया दे दिया। यानी व्यापार से निकाला 151 रुपया, 151 रुपया निकाला और चंदा वाले को दे दिया। दुकान पर, ध्यान रखना, घर पर नहीं, दुकान पर दिया। ये जो निकाला है 151 रुपया, क्या ये ड्राइंग है? ड्राइंग के हिंदी कहेंगे तो निकासी होता है, लेकिन हम लोग इस निकासी का अर्थ इसमें जानना चाहते, इसमें क्या होगा इसका अर्थ, क्या ये ड्राइंग है या नहीं है। अगर चंदा काटने वालों को निकाल कर दे रहा है वहाँ पर, तो ये ड्राइंग नहीं है, क्योंकि वहाँ पर चंदा लेना देना जो भी है वो व्यापार के पर्पस से दे रहे हैं, व्यापार के मकसद वहाँ पर है, व्यापार से जुड़ा हो गया। व्यापार आप चला रहे हैं तो एज व्यापारी आपको चंदा देना पड़ता है। कई बार भिखारी भी आते हैं, उनको भी आप ये रुपया निकाल के वहाँ पर देते रहते हैं। इन सब का कनेक्शन किससे है? व्यापार से। व्यापार सुचारू रूप से चले, डिस्टर्ब ना हो, तो उसकी ज़रूरत है कि इस तरह के चंदे छोटे मोटे चलते रहते हैं, देते रहते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो शायद हमारा व्यापार डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उस तरह के चंदे देना हमारे व्यापार को ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी है। वो पारिवारिक ज़रूरत नहीं थी, इस प्रकार वो हमारा ड्राइंग नहीं कहलाएगा। तो हम शब्दों में पहुंच चुके हैं और मुझे उम्मीद है, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है तो चाह रहे हैं कि आप बोर ना हो। ठीक है, हमने शब्दों को शुरू तो कर दिया है और एक एक शब्द हम पूरी तरह से बताएंगे, पूरे शब्द का ज्ञान कराएंगे आपका। और जैसे आप शब्दों का पूरी अच्छी तरह ज्ञान आप ले लोगे, समझ जाओगे, ये सब्जेक्ट जो है अकाउंटेंसी या लेखा शास्त्र हमारे लिए बहुत ही आसान होगा, बहुत ही आसान होगा। बस एक रिक्वेस्ट है कि जब मेरा लेक्चर चल रहा हो तो आप उसके दरमियान मोबाइल ऑन नहीं करना, दूसरी बात मत सुनना, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनना। जब मेरे ध्यान से मेरी बात को सुनोगे तो पूरे के पूरे शब्दों का मतलब समझ में आ जाएगा। और तब देखना आगे चल के जब हम लोग जर्नल पढ़ेंगे और भी चैप्टर्स इसके हैं, कितने आसान हो जाते हैं। बोलने चालने में, कहीं भी आपको लिखने पढ़ने में इस शब्दों के बारे में इतना अच्छा ज्ञान होगा कि बस मज़ा आ जाएगा फिर तो जब मेरा लेक्चर चल रहा हो, अब बिल्कुल खूब ध्यान से सुनना है मेरी बात को, एकदम बिल्कुल ध्यान से सुनना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।